पणिक्कर एक समर्पित व्यक्तित्व हैं और मलयालम सिनेमा के जो बहुत बड़े डायरेक्टर रहे अदूर गोपाल कृष्ण, वो उनके मित्र रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और मोहनलाल बहुत बड़े चरित्र अभिनेता रहे हैं मलयालम सिनेमा के, वो बहुत मानते रहे पणिक्कर जी को। उनके नाटकों में मोहनलाल ने काम किया है। मेरा ख्याल है कलिवेशम जो हम लोगों ने देखा था भोपाल में, वो लेकर आए थे, उसमें मोहनलाल थे। तो करीब 50 से अधिक नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया संस्कृत, हिंदी और मलयालम में। और संस्कृत रंगमंच को उन्होंने पहचान दी। ये पणिक्कर जी के बारे में विशेष रूप है, विशेष बात है। आज जिन दोनों विभूतियों पर हम बात करेंगे, दोनों का योगदान यह है कि उन्होंने संस्कृत थिएटर को एक आइडेंटिटी दी है, संस्कृत रंगमंच को उन्होंने एक पहचान दी है कि देयर कैन बी ए थिएटर लाइक संस्कृत थिएटर। इसके पहले संस्कृत नाटक किए जाते थे, लेकिन वो पारसी शैली में या रियलिस्टिक यथार्थवादी शैली में किए जाते थे। वो हमारी अपनी कोई शैली पहचान हो सकती है हमारे रंगमंच की, जो भारतीय रंगमंच की, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जो रंगमंच बनता है उसके अनुसार संस्कृत नाटक किया जा सकता है। तो ये बात पणिक्कर जी और कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के काम से सामने आई। दोनों में काफ़ी, दोनों की अप्रोच में बहुत फ़र्क है। पणिक्कर जी की बड़ी सुदीर्घ साधना है रंगमंच की, साहित्य की, और वो मलयालम में ऑलरेडी ही वाज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड नेम इन केरला थिएटर। केरल संगीत नाटक अकादमी के वो सेक्रेटरी रहे, उनके नाटक वहाँ खूब होते थे। मलयालम के नाटककार के रूप में उनकी पहचान थी। और वो थिएटर भी अलग तरह का कर रहे थे, क्योंकि वो केरल के जो पारंपरिक नाट्य रूप हैं, जिनके बारे में आपके कोर्स में है कि कुडियाट्टम, कथकली, थेय्यम, थुल्लल, इनका बहुत ही अच्छा उनका अध्ययन था, बहुत अच्छे प्रयोक्ता वो इनके रहे हैं। और उनका गांव आप देखिए, उसमें मैं तो नहीं जा पाया, त्रिवेंद्रम में मैं उनके घर गया था, सोपानम जो उनका है, घर में भी थिएटर उन्होंने बहुत बढ़िया बना रखा था। लेकिन उनके गांव में ही पूरी ये लोकनाट्य की ऐसी परंपराएं थी, वो बचपन से देखते आ रहे थे। और आप लोगों को एक डीडी भारती में सीरीज आती है मास्टर्स ऑफ इंडियन थिएटर, या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। उसमें बड़े बड़े जो थिएटर डायरेक्टर हैं उन पर अच्छा, वो बहुत पहले उन्होंने बनाया था। पणिक्कर जी वाला तो बात का है, ये परसों नरसों भी आया है, रिपीट हुआ है 2 दिन, बहुत बढ़िया बनाया है। और पणिक्कर जी किस तरह से समझाते हैं अपने एक्टर्स को, किस तरह से वो नाट्यशास्त्र की जो परंपराएं हैं उनको व्याख्या उनकी करते हैं, ये उसमें आप देख सकते हैं। तो बहुत गहराई से नाट्यशास्त्र से भी वो जुड़ते हैं। लेकिन उसके पहले वो केरल के जो ये पारंपरिक लोकनाट्य हैं, जो कि लोकनाट्य तो हैं, लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का इनमें बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। कुडियाट्टम तो संस्कृत थिएटर ही माना जाता है, 1000 साल से संस्कृत नाटक उस पर किए जा रहे हैं। वो संस्कृत नाटक का जीवित बचा हुआ एक तरह से जीवित परंपरा है संस्कृत नाटक, संस्कृत रंगमंच की। उसको हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया है, इसीलिए कि 9वीं 10वीं शताब्दी से बराबर केरल के चाक्यार लोग मंदिरों में उसी शैली में 1000 साल से नाट्य करते आ रहे हैं। कथकली भी शताब्दियों से उस तरह से हो रहा है। थेय्यम ये केरल का लोकनाट्य है, तुल्लल है। तो इन पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ थी और इनके तत्व उन्होंने खूब लिए। जब वो संस्कृत नाटक कराने लगे कुछ बाद में 1978 से उन्होंने संस्कृत नाटक कराना शुरू किया। और जितने भी भारतीय रंगमंच की बड़ी विभूतियां हैं, जैसे कि इब्राहिम अलकाजी, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, और जो एनएसडी से संबंध रखते हैं, वो तो एनएसडी के फाउंडर डायरेक्टर थे, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बड़ी विभूति हैं। और भी इस तरह के शांता गांधी हैं, विजया मेहता हैं, बीवी कारंत हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, भानु भारती हैं, जो बहुत बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कि संस्कृत नाटक मूल में कई वर्षों तक निरंतर करवाए हों। अकेले पणिक्कर ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल फेम के थिएटर डायरेक्टर हैं, और उनकी पहचान भी संस्कृत थिएटर के कारण बनती है कि ये संस्कृत नाटक
इन ओरिजिनल करवाते हैं और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर ही करवाते हैं। इस नाते उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान भी कायम की, लेकिन केरल के जो लोकनाट्य हैं उनसे भी बराबर वो एक तरह से शक्ति अब संचारित करते रहे अपने प्रयोगों में। और ये हम लोग जब उनसे बातचीत करते थे तो संस्कृत उनके लिए बहुत सहज भाषा बन गई थी। वो संवाद खूब अच्छी तरह से दोहराते थे, एक्सप्लेन करते थे अपने रेपर्टरी के, अपने रंगमंच के। सोपानम जो उनका दल था, नाट्य दल अभी भी है, उसको गिरीशन हैं वो चलाते हैं। तो ये पणिक्कर जी एक अपनी अलग उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इसलिए है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इसलिए है कि अमेरिका में उन्होंने स्वप्नवासो दत्तम नहीं, ये उरुभंग था, उरुभंग उनको बुलाया गया था। तो विदेशों में उनके नाटक, संस्कृत नाटक मूल में आमंत्रित किए गए। और मुख्य जो नाटक उनके हैं मलयालम में हैं, इसमें से 2-1 मलयालम में और भी हैं, उनकी सूची मैंने नहीं ली है। पहला नाटक शायद उनका बहुत पहले जो उन्होंने कराया 1974 में, वो देवथार है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्राइमोर्डियल मिथ, जो सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित कोई आख्यान है, उसका इंटरप्रिटेशन वो करते हैं। तो उनका रुझान इससे पता चलता है कि वो प्राचीन परंपराओं को रंगमंच पर उतारने में रुचि रखते हैं। फिर उन्होंने 1976 में मलयालम में भगवद अज्जुकम कराया, मध्यम व्यायोग कराया 78 में, 1980 में दूतवाक्य कराया, 1982 में उनका शाकुंतल आया, विक्रमोर्वशीयम 82 में मत्तविलास, ये संस्कृत में कराए उन्होंने। शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, ये सब संस्कृत में, मूल संस्कृत में ही कराए। और मत्तविलास हिंदी में उन्होंने कराया था 1984 में। इसके वो NSD की रेपर्टरी के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया था, उज्जैन में वो लेकर के आए थे, वो मैंने देखा है। उत्तरा भावकर उसमें थी, वो जो देव सोमा बनती है। मत्तविलासम आपको अनुवाद में पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया नाटक है। तो उसमें एक सन्यासी। गुरुजी ये मत्तविलास में हिंदी में बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं है। मत्तविलासम का अनुवाद छपा था मेरे ख्याल में नटरंग पत्रिका में, और वो अनुवाद ही खेला जाता है बहुत। और मैंने कुछ प्रहसनों के अनुवाद छापे हैं नाट्यम में, 15-20 प्रहसनों के, उसमें शायद मत्तविलास है कि नहीं मैं देखूंगा। मैंने स्वयं अनुवाद इनमें से बहुत सारे किए हैं। और संस्कृत प्रहसन का विकास ये किताब है, उसमें वो अनुवाद भी हैं, आ गए हैं। तो और अनुवाद यदि होगा तो मैं देखूंगा। अंग्रेजी अनुवाद NP उन्नी का उसका मिलता है, वो मिल जाएगा। और सर अंग्रेजी वाला अनुवाद क्या इजीली अवेलेबल है सर? वो कॉलेज बुक डिपो त्रिवेंद्रम से छपा था, आप देख लीजिए, शायद मिलता हो। NP उन्नी की किताबें तो मिलती हैं, दिल्ली में भी मिलती हैं। तो कर्णभारम उन्होंने कराया, ये भी संस्कृत में कराया 1984 में। उरुभंग हिंदी अनुवाद में भी कराया, और उसके बाद संस्कृत में भी उन्होंने कराया। स्वप्नवासो दत्तम कराया, प्रतिमा चारु दत्तम, ये बहुत मैच्योर उनके प्रयोग बाद में आते हैं। ये 1978 से उनकी जो संस्कृत थिएटर की यात्रा, जर्नी शुरू होती है, वो धीरे धीरे बहुत विकास उसमें वो करते हैं, कई तरह के प्रयोग करते हैं। और आश्चर्य चूड़ामणि का माया सीतांक उन्होंने कराया 2005 में। मालविकाग्निमित्रम भी उनका बहुत ही विलक्षण प्रयोग माना गया, जो 2006 में उन्होंने कराया। और बहुत बाद में उनका उत्तरामचरितम 2010 में आया है। कलिवेशम 2012 में, वो हम लोगों ने आमंत्रित किया था उनको भोपाल में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में। तो उसका मलयालम में उन्होंने कलिवेशम लिखा है, और उसका संस्कृत अनुवाद संस्कृत की किसी विदुषी ने किया था, वो मुझे उन्होंने भेजा था। और उनकी इच्छा थी कि हिंदी में भी आ जाए, तो मैंने हिंदी में उसको किया, वो भी छपा हुआ है। और भारत रत्न भार्गव जी ने उनके 7 नाटकों का संकलन निकाला है, उसमें वो कलिवेशम का मेरा अनुवाद भी शामिल है। तो ये कुल मिलाकर के मुख्य उनके संस्कृत नाटक हैं, जिनमें उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए। इनमें विशेष रूप से ये मध्यम व्यायोग जो आया, क्योंकि मध्यम व्यायोग 1978 के पहले वो ज़्यादातर मलयालम में कर रहे हैं नाटक। मलयालम में भी जो नाट्यशास्त्र के तत्व वो लेते हैं, मलयालम थिएटर में भी जो काम करते हैं, और वहाँ के लोकनाट्यों से तो लेते ही हैं। लेकिन मध्यम व्यायोग वो लेकर के आए। उनसे कहा गया था
कालिदास अकादमी एक बनी उज्जैन में, उसका इतिहास आपको जरूर देखना चाहिए, उसका बड़ा योगदान है संस्कृत थिएटर के डेवलपमेंट में। तो उनसे अशोक वाजपेयी जो कल्चरल सेक्रेटरी थे वो केरल गए, उन्होंने देखा कि पणिक्कर जी कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि एकदम ट्रेडिशनल है, नाट्यशास्त्र से कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप संस्कृत में नाटक क्यों नहीं कराते, आपके नाटक देख करके लगता है जैसे कि आप बिल्कुल संस्कृत परंपरा से चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत नाटक में करा सकता हूँ। तो उनको कहा गया कि एक नाटक आप लेके आइए। वो भास के नाटकों को पणिक्कर जी ने पहचान दी, यह भी सही है। वो भास के पर्याय बन गए थिएटर में, भास को उन्होंने रिडिस्कवर किया एक तरह से भारतीय रंगमंच पर। तो मध्यम व्यायोग वो लेकर के आए थे और लोगों ने जब देखा मध्यम व्यायोग जो चकित रह गए कि ऐसे भी हो सकता है। जो थिएटर के लोग थे उसमें उन्होंने ये माना कि बड़ी घटना है, इट इज़ ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर, द प्रेजेंटेशन ऑफ मध्यम व्यायोग बाई पणिक्कर। कविता नागपाल एक थी, वो थिएटर की क्रिटिक रही हैं, कहीं आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने उसका रिव्यू लिखा था, उसमें उन्होंने यही, उसमें वाक्य उनका था कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर इट्स ए टर्निंग पॉइंट। तो ये उससे यशस्वी भी हुए कावलम पणिक्कर। उस पर हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या अनोखा किया मध्यम व्यायोग में, दूसरे नाटकों में। अद्भुत रंगमंच एक तरह से पणिक्कर ने अपना खड़ा किया, बड़ी गहरी समझ जो उनकी रंगमंच की भाषा की है उसके द्वारा, और वो जिस तरह से खड़ा करते हैं रंगमंच। तो बाकी नाटकों में भी उन्होंने इसी तरह का कुछ किया जो कि अनोखा कहा जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी जो उनकी विशेषताएं उन पर हम बात करेंगे। एक तो संस्कृत नाट्य परंपरा की जो कॉन्टिन्यूटी है और वो रिवाइवल उसकी पुनर्नवायमानता, संस्कृत थिएटर जो 2-2.5 हज़ार साल पहले का है वो रीडिस्कवर किया जा सकता है, उसको कंटेम्प्रेरी समसामयिक पहचान दी जा सकती है, इस बात को उन्होंने स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। और वो भरत मुनि की जो परंपरा है वो चली आ रही है हमारे साथ, उसको हम पहचान दे सकते हैं। संस्कृत नाटक की आत्मा की पहचान एक तरह से वो करते हैं, क्योंकि जो संस्कृत नाटक खेले जाते हैं उससे हम डायलॉग दोहरा देते हैं, कहानी प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन पूरे नाटक की अंतर्ध्वनियाँ क्या हैं, वो नाटककार क्या कहना चाह रहा है, या हम क्या उसमें से पकड़ सकते हैं कि उसमें कुछ गूंज है भीतर, इसकी खोज पणिक्कर जी करते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि वो उसकी आत्मा की पहचान करने की कोशिश करते हैं। और वो इस तरह से करते हैं कि टेक्स्ट की वो अच्छी स्टडी करते हैं, टेक्सचुअल स्टडी उनकी अच्छी है, मूल में खूब नाटक बार बार पढ़ते हैं। वो टेक्स्ट और सब टेक्स्ट, ये 2 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। तो टेक्स्ट के भीतर से वो सब टेक्स्ट निकालते हैं, पाठ में से वो उपपाठ निकालते हैं। तो पाठ तो जो छपा हुआ है पोथी में जो मिलता है, कालिदास जो लिख गए, वो पाठ है, वो टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट के भीतर कोई दबी हुई है टेक्स्ट, वो सब टेक्स्ट है, सब है मतलब दबी हुई है। तो अनकही कथा उसके भीतर है, वो उसकी थीम उसके भीतर पिरोई हुई है कोई, जो नाटककार शायद सजेस्ट करना चाहता है या थिएटर डायरेक्टर मान रहा है कि इसके भीतर से ये कोई गूंज इसमें है। ये सब टेक्स्ट की बात पणिक्कर ने सबसे पहले संस्कृत नाटक के प्रयोग में कही, और वो उनका योगदान भी हम कह सकते हैं कि वो जिस तरह से हर नाटक की एक सब टेक्स्ट तैयार करते हैं, ये उनके पास परंपरा भी थी। क्योंकि जो चाक्यार लोग 1000 साल से नाटक करते आ रहे थे वो स्टेज स्क्रिप्ट तैयार करते थे। तो भास के नाटक जो उन्होंने खेले वो उन्होंने थोड़ा एब्रिज कर लिया, संक्षेप किया, और फिर उसके वो स्क्रिप्ट अलग से तैयार करते थे कि ये स्टेज पर कैसे खेला जाएगा, तो हम क्या क्या कैसे कैसे उसमें दिखाएंगे। वो तो एक तरह से मैनुअल, स्टेज मैनुअल होता था। लेकिन पणिक्कर जी का आइडिया थोड़ा अलग है, वो ये देखते हैं कि इसके भीतर बात क्या है, मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ जिसे मुझे प्रोजेक्ट करना है, फिर उस पर वो पूरा फोकस ले जाते हैं। दूसरी बात उनकी यह है कि उन्होंने बाहरी टीम टाम पर बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं किया, जो संस्कृत थिएटर बाकी और लोगों ने किया, विजया मेहता ने किया और रीता गांगुली ने किया। वो नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बनाया इन लोगों ने, मतवारणी दोनों तरफ चबूतरे हों और रंगपीठ रंगशीर्ष, उसकी रंगशीर्ष की ऊंचाई 1.5 फीट ज़्यादा हो, और ये सब जो है कक्षा विभाग ये सब किया जाए।
तो पैराफर्नेलिया उन्होंने बनाया। फिर आंगिक अभिनय में भी हस्त का इस्तेमाल करें। रीता गांगुली के तो नाटक हैं कई, वो बहुत ज़्यादा 64 हस्त और ये इसकी मुद्राओं का प्रयोग कराती हैं। तो कई बार वो स्टीरियोटाइप्ड हो जाता है, लगातार उनके जो एक्टर्स हैं वो हस्त बनाते चले जाते हैं। तो पणिक्कर जी ने ये जो बाहरी उपादान है, एक्सटर्नल पैराफर्नेलिया है, उस पर आग्रह नहीं किया। उन्होंने सात्विक पर जोर दिया कि वो एक्टर जो भूमिका में प्रवेश कैसे करे, उसको वो समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से कि भूमिका में कैसे जाओगे। ये स्तानिस्लावस्की एक रशियन थिएटर डायरेक्टर हैं, वो भी समझाते थे अपने एक्टर्स को कि कैसे भूमिका में तुमको जाना है। तो पणिक्कर जी उसको नाट्यशास्त्र से प्रविधियां ग्रहण करके बताते हैं कि सात्विक अभिनय ये योग साधना की एक तरह से पद्धति है। आंगिक का भी उपयोग वे करते हैं कई जगह, लेकिन वो रियलिस्टिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। वो एक तरह से भावाभिनय कराते हैं, अयथार्थवादी शैली का उपयोग वे करते हैं। तो उनके रंगमंच के लिए कहा गया कि इट्स ए सर्च फॉर रूट्स, वो भारतीय रंगमंच की जड़ों की खोज है। और पणिक्कर जी के बारे में एक दूसरे अच्छे थिएटर क्रिटिक हैं के.जी. पॉलुस, उनकी किताबें आपको मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। कुडियाट्टम पर उनका खूब काम है, कुडियाट्टम पर उनकी 2-3 किताबें छपी हैं, अच्छी स्टडी उन्होंने की है। वो केरल, ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ, केरल कला मंडल है, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसके वाइस चांसलर रहे हैं। तो ये वो उनको इंटरप्रेटेटिव जीनियस कहते हैं। संस्कृत नाटक की व्याख्या करने में वो एक तरह से जीनियस हैं, जिस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं। और पदार्थ अभिनय और वाक्यार्थाभिनय दोनों का कॉम्प्लेक्स वो क्रिएट करते हैं। पदार्थ अभिनय में एक एक शब्द को तोड़ करके उसका अलग अलग अभिनय होगा। वाक्यार्थ अभिनय में पूरा वाक्य बोलते हुए उसके साथ लगातार अभिनय होगा। ये 2 प्रकार के अभिनय नाट्यशास्त्र की परंपरा में विकसित हुए और संचारी भावों, स्थायी भावों का उन्होंने कॉम्प्लेक्स रंगमंच पर इस तरह से तैयार किया कि वो उनको मूर्तिकरण करते हैं, जो भाव हैं अभिनेता के उनको विजुअलाइज करते हैं। ये पणिक्कर के काम की खास खूबी है। और जो हमारे यहाँ ध्वनि सिद्धांत कहा गया है, थ्योरी ऑफ सजेशन, वो एक तरह से थिएटर में उसका इस्तेमाल करते हैं कि ये पूरा नाटक सजेस्ट क्या करता है, इसका हर वाक्य क्या सजेस्ट करता है। तो सजेशंस उसके भीतर से निकालते हैं, उसी को सबटेक्स्ट भी वो कहते हैं। जैसे कि हर नाटक में एक तो वो सेंट्रल थीम निकालते हैं। जैसे कालिदास के 3 नाटकों में वो कहते हैं कि प्रजाहित या लोकहित इसमें इंटरनली एम्बेडेड है, इसमें गुथा हुआ है इसके भीतर प्रजाहित। क्योंकि कालिदास तो अंत में कहते ही हैं भरतवाक्य में, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, प्रकृति या प्रजा के हित के लिए राजा काम करता रहे। तो उनको लगा कि सारा नाटक यह दिखाने के लिए कालिदास ने लिखा है कि प्रजाहित में राजा कैसे काम करे। और मालिकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, उसमें भी उन्होंने यही थीम निकाली और तीनों को प्रस्तुत उन्होंने उसी दृष्टि से किया। और कैसे वो उसको करते हैं, कैसे उसको वो रियलाइज करते हैं कि इसके अलग अलग दृश्यों में प्रजाहित की जो गूंज उठती है, वो उसको गूंज पैदा करते हैं। पणिक्कर बहुत नेचुरली पैदा करते हैं अलग अलग सीन से। तो वो क्या करते हैं कि कई विजुअल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे नाटक को, उनमें से कुछ छांटते हैं। पूरा नाटक कभी उन्होंने किया ही नहीं पणिक्कर जी ने, वो तो उसमें से कुछ दृश्य छांट करके और पेनोरामा उनकी सजाते हैं और हर दृश्य में वो प्रोजेक्ट करते हैं कि जो मेन थीम है वो कैसे आ रही है। ये उनकी पद्धति है। उससे कुछ असहमति भी हो सकती है, क्योंकि किसी नाटक में मुझे लगा कि उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया। कोई एक छोटा सा दृश्य उन्होंने ऐसा ले लिया कि उसी को इतना एक्सपांड करते हैं। ये मैंने लिखा भी है। वो हालांकि पणिक्कर जी के प्रशंसक जो हैं वो उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के तारीफ करते हैं, और उनके जो निंदक हैं वो उनको डिमोलिश करते हैं, क्योंकि उनका शाकुंतल देख के लोगों ने कहा कि ये तो कालिदास का शाकुंतल है ही नहीं, ये तो पणिक्कर का शाकुंतल है, इसमें कालिदास कहाँ है। और जो रियलिस्टिक थिएटर पसंद करते हैं वो कहते हैं भाई इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें कुछ असलियत जैसी लगती ही नहीं है। गा रहे हैं बीच में संवाद भी गा करके बोल रहे हैं वो। लेकिन पारंपरिक रंगमंच है हमारा, उसमें तो मंत्र पाठ वेद पाठ जिस तरह से होता है उसी तरह से चाक्यार लोग संवाद बोलते थे। वो भरत मुनि ने कहा है कि ऋग्वेद से पाठ्य लिया,
तो मंत्रपाठ जैसे होगा। तो रंगमंच की जो भाषा है वो रोजमर्रा की भाषा से अलग होगी। रंगमंच में जो डायलॉग डिलीवरी होगी वो रोजमर्रा की डायलॉग डिलीवरी से अलग होगी। तो वो अलग कैसे दिखेगा? नहीं तो उसमें एक अलग तरह उसका अपना रियलिज्म कैसे बनेगा? तो जिन लोगों को यथार्थवादी नाटक की आदत थी उनको पणिक्कर जी पसंद नहीं आ सकते थे। और जो टेक्स्ट पर आद्यंत टेक्स्ट कालिदास का ही मैं देखना चाहता हूँ, संस्कृत नाटक का, इस पर आग्रह करते थे, वो भी उनको पसंद नहीं कर सकते थे। और जो उनको पसंद करते थे वो पणिक्कर जी के बिल्कुल मुरीद रहे। इसलिए हमारे एक मित्र रहे, दुर्भाग्य से वो नहीं रहे इस बीच, के.एस. राजेंद्रन। वो क्लासिकल थिएटर नाट्यशास्त्र अनुसार वो भी करते थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे। उन पर तो शायद देवेंद्र पाठक से बोला था कि भाई वो बोलें, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। तो उन्होंने लिखा है कि पणिक्कर को क्रिटिक नहीं किया गया, उनकी तारीफ करने वाले खूब तारीफ करते हैं और जो उनसे डिसएग्री करते हैं वो उनका भी खंडन करते हैं। लेकिन संस्कृत के पंडितों को ये काम करना चाहिए था कि क्या छूट गया है, उनको क्रिटिक करना चाहिए था। तो मैंने फिर उस दृष्टि से लिखा भी है। लेकिन वो हर नाटक में जो केंद्रीय तत्व निकालते हैं पणिक्कर, भास के हर नाटक में वो एक थीम निकालते हैं। जैसे मध्यम व्यायोग में गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन है। भीमसेन और हिडिंबा अंत में जिस तरह से मिलते हैं, अद्भुत प्रयोग हो जाता है। अचानक मिल जाते हैं भीमसेन और हिडिंबा, शादी करके छोड़कर चले गए, लड़का जवान हो गया, लड़का पहचानता नहीं है बाप को, बाप लड़के को पहचान लेता है क्योंकि बताता है कि मेरे पिता है भीमसेन है, तुम क्या समझते हो मैं इतने बलशाली भीमसेन का पुत्र हूँ। और भीमसेन से ही झगड़ रहा है। अद्भुत भास की सारी परिकल्पनाएं हैं। और अंत में वो ले जाता है पकड़ करके भीमसेन को, बांध करके कि मैं ले आया, तुमको आदमी चाहिए था। तो अचानक जो मिलन होता है उसमें फिर एक गृहस्थिन बन जाती है हिडिंबा, जो कि अभिचार कर रही थी, कुछ अनुष्ठान कर रही थी, उसको आदमी चाहिए था बलि के लिए या अपना व्रत तोड़ने के लिए। तो वो तुरंत दूसरे रूप में आ जाती है, इसको दिखाया जाता है। तो भास का ये रंगमंच भी थोड़ा संस्कृत नाटकों में बड़ा संपन्न रंगमंच है। और प्रेम की थीम वो निकालते हैं, जैसे अभिमारक है, उसको बहुत ही कोमल ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। अभिमारक को एक युवा मन की तरंग जिसमें उठती है, वो प्रेम में तन्मयता, ऐसी कृति के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। और उरुभंगम में उन्होंने युद्ध की विभीषिका, हॉरर्स ऑफ वार, इसको दिखाते हुए युद्ध की निरर्थकता और विभीषिका। और एक बड़ी थीम जो निकालते हैं पणिक्कर संस्कृत नाटक में से, वो मृत्युबोध की है, एक्सपीरियंस ऑफ डेथ और मरणोत्तर जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ। ये भारतीय संस्कारों से और लोकनाट्य के संस्कारों से जुड़े होने के कारण वो दिखाते हैं। क्योंकि थेयम में दिखाया जाता है कि वो जो मर गया है उसकी आत्मा अन्यत्र प्रवेश कर रही है। इसका उन्होंने बहुत प्रयोग किया। संस्कृत नाटक का उन्होंने ढांचा ही बदल दिया। जैसा संस्कृत नाटक हम पढ़ते हैं उसमें कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु फिर ऐसे दिखाई जाएगी। वो उसमें दो दुर्योधन दिखा देते हैं। एक दुर्योधन है जिसकी की काया मर रही है, और एक दुर्योधन है जो कि दूसरे लोक में प्रवेश कर रहा है। एक दुर्योधन है, एक सुयोधन है। ऐसा वो एक अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो पवित्र हो चुका है, उसको छल से मारा गया है, वो अपने सारे कर्मों पर पश्चाताप करके निर्मल हो चुका है और वो ऊपर लोक में जा रहा है। तो उस जाते हुए उसकी यात्रा को फिर वो दिखाते हैं और दो कैरेक्टर्स वहाँ खड़े कर देते हैं। दशरथ की मृत्यु भी इसी तरह से प्रतिमा में वो दिखाते हैं। बहुत लंबा दृश्य है। उस पर मेरा थोड़ा ये था कि प्रतिमा जो है राम कथा का नाटक है, राम के वनवास का नाटक है और बहुत मार्मिक नाटक है। राम जाते हैं तो कैसा त्राही त्राही मच जाती है पूरी अयोध्या में, दशरथ कैसे विलाप करते हैं और क्या हो जाता है उलट पुलट राम के जाने पर। इसका वो नाटक है बेसिकली। लेकिन पणिक्कर जी ने उसमें पकड़ लिया जो दशरथ का निधन है, और वो लगभग 40-45 मिनट वो दिखाया जाता है। हालांकि अद्भुत है पूरा दृश्य कि दशरथ मर रहे हैं और उनके जो पूर्वज हैं जिनकी प्रतिमाएं मंदिर में हैं, दिलीप, अज, रघु, ये आ जाते हैं। जब प्रतिमाएं जो है चलने लगती हैं और वो आमंत्रित करते हैं कि आओ, अब तुम हमारे परिवार में शामिल हो गए, हम लोग जो दूसरे लोक के प्राणी हैं तुम हमारे साथ आ रहे हो। उस दृश्य को वो दिखाते हैं। वो उनकी बड़ी परिकल्पना है पणिक्कर जी की।
तो जिन लोगों को वो पसंद किया, उनको तो लगा कि ये तो बड़ी अनोखी अद्भुत चीज़ है। पूरा नाटक हालांकि कहीं रह जाता है, ये दृश्य उसमें विशेष बन जाता है। और भारतीय जीवन दर्शन को जितनी गहराई से पिरोते हैं पणिक्कर, वो बड़ी संवेदनशील उनकी समझ है। जैसे आश्चर्य चूड़ामणि नाटक है, इसमें बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। ये रामायण संबंधी नाटक है, लेकिन इसकी कल्पना करना और कोई कल्पना शायद नहीं कर सका होगा कि इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि उसमें जो वेदांत में माया और मायापति की माया और जो जीव है वो माया में बंधा हुआ है, इस रूप में वो पूरे एक दृश्य की प्रस्तुति करते हैं। जो मारीच है वो माया मृग बनता है, तो माया का मोटिव फिर उसमें वो लाते हैं और बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है कि वो मारीच चाहता नहीं है कि मैं मृग बनूं। तो रावण को समझाता है कि इसमें मत पड़ो तुम, इसमें वो सर्वनाश तुम्हारा हो जाएगा। मैं जानता हूँ राम कितने महावीर हैं, वो अवतार हैं। रावण मानता नहीं है, उसको धमकी देता है, तो बहुत अनिच्छा से हिरण का मुखौटा पहनता है। तो ये जो दृश्य है कि वो हिरण का मुखौटा पहन रहा है, तो जीव जो है वो माया के कंचुक में बंधने के लिए तैयार नहीं है। ये उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो मारीच को उस तरह से गतियां करते हुए दिखाते हैं, तो उल्टा हो जाता है। ये पणिक्कर जी ही कर सकते थे कि जो मायापति है वो धोखा खा जाता है और जो माया में बंधा हुआ जीव है वो अब उस माया से मुक्त होना चाहता है। तो मारीच तो मुक्त हो जाता है उस माया से, क्योंकि वो मरते समय हाँ लक्ष्मण सीता पुकारता है, राम का स्मरण करता है, तो मुक्त हो गया। और वो मरते समय अपना हरिण का जो मुखौटा है उसको उतार देता है और राम धोखा खा जाते हैं, उसको सचमुच का हरिण समझ लेते हैं, जो कि वास्तव में मायापति हैं, ईश्वरावतार हैं। तो ये और उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। तो ये वेदांत में ये बताया गया है कि कई बार ईश्वर अपनी ही माया में भी खुद उसके प्रपंच में फंस जाता है, जो उसने माया रची है। उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे मकड़ी अपना एक जाला बुनती है। अब तो आप लोग इतनी ज़्यादा वो सब डिसइंफेक्टेंट छिड़कते हैं कि वो मकड़ियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हम लोग गांव में रहते थे तो मकड़ियाँ वहाँ कभी देखने को मिलती थी। तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा जाला कई बार मकड़ी बुनती है 1 फीट की परिधि का, और बढ़िया बारीक उसमें तार, इतनी बढ़िया उसकी बनावट गुथाई होती है कीड़ों को उसमें फंसाने के लिए। बारीक बारीक अपने तार वो मुंह से निकाल के बुनती चली जाती है और इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार वो खुद उसमें फंस जाती है। ये भी हमने देखा कि वो उसमें निकलने की कोशिश कर रही है और वो खुद फंसती जा रही है। उसने खुद ही इतना नेट बना लिया है कि खुद नहीं निकल पा रही है उससे। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि कई बार मायापति ऐसी माया रचते हैं कि वो खुद भ्रम में पड़ जाते हैं अपनी माया से। ये पूरा वो इस दृश्य को दिखाते हुए पणिक्कर ये वेदांत के जो मोटिव्स हैं उनको बताते हैं और आगे उनकी विशेषताओं में हम जाते हैं। वो लोकनाट्य से संवाद करते हैं, मैंने बता ही दिया है। नाट्यशास्त्र से अच्छा संवाद वो करते हैं। नाट्यशास्त्र ये लोग पढ़ते हैं, जैसे रतन थियम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। नाट्यशास्त्र की उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। हालांकि रतन थियम तो मणिपुरी लोकनाट्य के बड़े प्रयोक्ता हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो भी, लेकिन ये नाट्यशास्त्र का टेक्स्ट खूब अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं। वो कहाँ कितना लेना है, नाट्यशास्त्र को वर्बेटिम नहीं लेते। ये तो भरत मुनि खुद भी कहते हैं कि हमारे शास्त्र को हूबहू लेने की जरूरत नहीं है, लोक में जाओ, लोक में देखो। तो यही तो पणिक्कर जी करते हैं कि वो केरल के लोक में जाते हैं, केरल के लोकनाट्यों में जाते हैं और नाट्यशास्त्र को भी समाहित करते हैं। और नाट्यशास्त्र में बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि सहज रूप में पणिक्कर जी में आ जाती हैं। बाद में हम मिलान करें तो देखेंगे कि हाँ भरत मुनि ने भी ऐसा कहा है। तो वो ये कराते हैं कि एक अभिनेता कई भूमिकाएं कर लेता है, वही थोड़ी देर बाद दूसरा बन जाता है। दर्शक प्रेक्षक नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि सात्विक अभिनय इतनी बखूबी कर रहा है दोनों भूमिकाओं में। वो ये जो अभिमार्कम एक नाटक है जिसमें राजकुमारी है कुरंगी, काशी के राजा की लड़की है और वो जा रही है कहीं मंदिर में पूजा करने और हाथी उस पर हमला करता है, एक भास की कहानी में है। और अभिमारक जो कि शापग्रस्त हो चुका है, चांडाल बन चुका है, वो बहुत बहादुर है तो उसको बचाता है, हाथी को भगा देता है। अब पणिक्कर जी इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि वो
हाथी स्वयं अभिमारक का ही प्रतीक है, वो तो कुरंगी से आकर्षित होकर के उसकी ओर आ रहा है। तो 6 एक्टर्स को मिला करके हाथी वहाँ खड़ा करते हैं। धीरे धीरे हाथी चल रहा है, फिर उस सूंड उठा करके उसके ऊपर फुहार जैसी छोड़ रहा है, उसको सहला रहा है कुरंगी को। ये दृश्य बड़ा लंबा उसमें दिखाते हैं, तो एक अलग तरह का वो इंटरप्रेट करते हैं। जैसे दुष्यंत हरिण के छोने का, हरिण शावक का, हरिण के बच्चे का पीछा करता है, बहुत तेजी से भाग रहा है, फुदक करके तेजी से दौड़ रहा है, उसके ऊपर वो बाण छोड़ना चाह रहा है। तो ये जो हंटिंग का मोटिव है अभिज्ञान शाकुंतल में, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो एक मृगया का अभिप्राय उसमें है। हर पुरुष के भीतर एक आखेटक होता है, शिकारी एक होता है। तो दुष्यंत शिकारी के रूप में आता है, वो हरिण के ऊपर बाण छोड़ने वाला है। हरिण जो है आश्रम की पवित्रता का प्रतीक है। तो ऋषि कुमार दौड़ करके आ जाते हैं कि इसको मत मारो। ये हमारे इस दृश्य में पणिक्कर ने जिस लड़की से हरिण शावक का अभिनय कराया, वही शकुंतला का अभिनय करती है, और वो हरिण शावक जो है बीच में एकदम से शकुंतला बन जाता है, और बहुत कटाक्ष से मुस्काते हुए दुष्यंत को वह लड़की देखती है, फिर वो हरिण का छोना बन जाती है। तो ये जो आखेट का अभिप्राय है उसको एक्सपांड करते हुए फिर प्रकृति और पुरुष के जो संबंध हैं दर्शन में, सांख्य दर्शन में, उसको लेकर के और व्याख्या करते हैं पणिक्कर। शकुंतला प्रकृति है, दुष्यंत पुरुष है, ये प्राइमोर्डियल बीइंग्स हैं हमारी फिलॉसफी में, सांख्य दर्शन में। तो प्रकृति पुरुष को ललचाती है, आमंत्रित करती है भोग के लिए, और वही मुक्त भी कराती है, वही उसको छोड़ती भी है। तो ये बहुत सारे विजुअल्स खड़े करते हैं एक्टर्स के द्वारा, जो भरत मुनि कहते हैं कि सब कुछ अभिनेता कर सकता है। एक्टर सेंटर्ड थिएटर है भरत मुनि का, अभिनेता अपनी देह से सब कुछ बना सकता है। तो ये उरुभंग में जांघें उसकी टूट गई हैं, भीमसेन ने गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी हैं, और वो रेंग रहा है। तो उसके समानांतर एक बिंब पणिक्कर खड़ा करते हैं कि घुटने के बल रेंगता हुआ बच्चा जैसे वहाँ जा रहा है। एक तो ये बिंब वो खड़ा करते हैं कि वो उस दशा में पहुँच गया मरने के पहले, और जब वो मरने लगता है तो समुद्र मंथन के बाद छोड़ दिए गए वासुकी नाग को वो रेंगता हुआ दिखाते हैं। ये अद्भुत दृश्य उनकी, आप इमेजिनरी देखिए, ये इमेजरी देखिए, इमेजिनेशन देखिए कि किसी ने यह नहीं सोचा कि समुद्र मंथन हुआ, देवताओं राक्षसों ने असुरों ने मिलकर के सागर को मथा, तो वासुकी नाग उसको रस्सी बनाया। वासुकी नाग तो आदिवासियों के देवता हैं, परम तत्व हैं, तो उनको रस्सी बना लिया गया, और सब ने अपना अमृत बांटने लगे। वासुकी नाग का क्या हुआ ये किसी ने सोचा ही नहीं। तो वो वासुकी नाग को मथ करके जैसे पटक दिया हो, और वो रेंगता हुआ चला आ रहा है। ये वो एक इमेज इस दृश्य में, जो दुर्योधन के मरने का दृश्य उसमें खड़ी करते हैं। उसके द्वारा ये वो कहना चाहते हैं कि युद्ध कितना निरर्थक है, युद्ध में जो लोग शामिल होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो किस तरह से छोड़ दिए जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, और जो स्वार्थ के लिए लड़ते हैं वो तो अपना अपना अमृत लेकर के चल देते हैं। तो ये महाभारत का पूरे संग्राम की विभीषिका जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत की है उरुभंग में, वो भी पणिक्कर जी की एक तरह से, ये मैं कह चुका हूँ, ये थेयम थिएटर है जिसमें वो आत्मा दूसरे लोक में प्रवेश कर रही है। ये भूतों का नृत्य भी इसमें होता है थेयम में। ये आपके थेयम आपके यूनिट में भी है किसी में, और इसके मोटिव्स वो थेयम के जो टेक्निक्स और मोटिव्स हैं वो लेते हैं यहाँ, और कैसे रूपांतरित होता है मृत्यु के बाद आदमी, इसको दिखाते हैं। ये मैं कह ही चुका हूँ कि 4 पुरखों की प्रतिमाएं दशरथ को अपने संसार में ले जाती हैं, और वो भारतीय अध्यात्म को उतारते हैं, ये भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल जो है हमारे जीवन का, उसके प्रयोक्ता भारतीय रंगमंच में पणिक्कर हैं, यह भी हम कह सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो पणिक्कर ने की है हमारे रंगमंच पर, वो समूह की उपस्थिति है। ग्रुप जिस तरह से वो दिखाते हैं, और इंडिविजुअल और ग्रुप का संबंध, समूह और व्यक्ति का संबंध, ये बहुत सारे नाटकों में उन्होंने किया। संस्कृत नाटकों में, शाकुंतल में तो समूह बार बार आता है, और जो नाटक का अंतस्वर है उसको समूह में जो लोग आते हैं, मेरे ख्याल में जो हमने 3 बार उनका देखा शाकुंतल, कई साल के बाद उन्होंने 3 बार जो किया है,
और बहुत चेंज हमको लगा उसमें। सबसे पहले जो शाकुंतल देखा था उसको उन्होंने काफ़ी बदला। तीसरी बार तो हमने ही बुलाया था उनको संस्थान के नाट्य समारोह में, तो इम्प्रोवाइज भी उन्होंने काफ़ी किया, अपने आप को काफ़ी परिमार्जित किया है। और जो उनकी जो इंटरप्रेटेटिव स्किल थी, व्याख्या की जो उनकी गहरी दृष्टि थी, उसको भी उन्होंने बहुत परिमार्जित किया है। तो ये समूह का उपयोग वो बहुत क्रिएटिवली करते हैं कि वो समूह के लोग जो है कुछ आवाज़ें दोहराते जाते हैं। तो ये समूह से वो कहलवाते हैं मृग्या विहारी राजा दुष्यंतः, मृग्या विहारी पार्थिव। ये शाकुंतल में ही आता है। शाकुंतल में जब राजा शिकार करते हुए आया है और आश्रम में चला आया है और उसकी सेना ने पड़ाव डाल दिया है, तो उससे आश्रम की शांति भंग हो गई है, खलबली वहाँ कुछ मच गई है। सैनिक अपना पड़ाव डाल रहे हैं, एक हाथी कोई घबरा करके, जंगली हाथी भाग उठा है, वो आश्रम में घुस रहा है। तो कोई तपस्वी चिल्लाता है कि वो शिकारी राजा फिर आ गया है, संभल जाओ अपने आश्रम की पवित्रता की रक्षा के लिए। तो कालिदास तो खुद ही कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है शहर की संस्कृति और आश्रम की संस्कृति के बीच में। और ये जो आखेटक शहर से आता है, तो वो ये मृग्या विहारी पार्थिव, वो समूह के लोग राजा को घेर करके बार बार दोहराते हैं। वही लोग आखेट के लिए जो घेरा डालने वाले आदिवासी लोग हैं वो बन जाते हैं। राजा जब आखेट करने लगता है, उसमें जो क्रूरता करता है, तो उसको चेतावनी देने वाले बन जाते हैं। और वो प्रजा के हित में राजा को होना चाहिए, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, ये भी वो बार बार एक तरह से ये एक लय में वो बार बार दोहराते हैं, समूह की ध्वनियाँ पैदा करते हैं, ये पणिकर करते हैं। और मध्यम व्यायोग में वो पात्रों की जिस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, वो पूरा उन्होंने इंटरप्रेट किया, जिसके कारण मध्यम व्यायोग बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया। कि उसमें भीम जो है वो कुंती के 3 पुत्रों में मध्यम है। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 बेटे कुंती के थे। तो 5 पांडवों में तो अर्जुन मध्यम है, लेकिन कुंती के 3 बेटे जो 3 सहोदर भाई हैं, उनमें तो भीमसेन मध्यम है। और एक ब्राह्मण जा रहा है, उसके 3 बेटे हैं, उसमें एक मध्यम मझला बेटा है। उस मझले बेटे को घटोत्कच को सौंप देते हैं उसके माता पिता कि तुमको बलि के लिए आदमी चाहिए तो मछले को ले जाओ। पिता कहता है कि बड़े बेटे को नहीं दूंगा, माता कहती है कि सबसे छोटे को नहीं दूंगा। माता कहती है मुझे ले जाओ, तो कहता है स्त्री को नहीं ले जाओ, स्त्री नहीं चाहिए। ब्राह्मण जो बूढ़ा है वो कहता है मुझे ले जाओ भाई, ऐसा ही है। तो वो कहता है बूढ़ा आदमी नहीं चाहिए, जवान बढ़िया आदमी चाहिए। तो अंत में हार करके बेचारे मझले बेटे को सौंप देते हैं। बहुत दर्दनाक नाटक है। तो अंत में चिल्लाते हैं कि हम किसी को पुकारें, हमारी सहायता करें। और अपने मझले बेटे को पुकारते हैं। जब वो पानी लाने जाता है, मध्यम घटोत्कच पुकारता है, तो मध्यम सुनकर के भीमसेन वहाँ आ जाते हैं। मध्यम मझला तो मैं हूँ। तो वो आकर के कहते हैं भाई किसने मुझे बुलाया? तो घटोत्कच कहते हैं नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया, वो मध्यम एक दूसरा है, पानी पीने गया है, हम उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, उसको बुलाया है। तो ये जो 3 के ग्रुप बनते हैं कि 3 लड़के हैं, उसमें एक मझला है, 3 उधर पांडव है, उसमें भीमसेन मझला है। तो उसमें त्रिकोणाकार एक थिएटर वो रचते हैं और एक पर्वत की आकृति उसमें रचते हैं, क्योंकि उसमें संवाद आता है कि जो शिखर है मझला बेटा वो टूट गया है, वो ढह गया है, ऐसा वो मार्मिक एक श्लोक है। तो पर्वत की आकृति वो बार बार टूटती है, त्रिभुज बनकर के बार बार टूटता है। इसको वो गतियों के द्वारा और समूहन जो ग्रुपिंग है उसके द्वारा दिखाते हैं। और ये जो भरत मुनि कहते हैं कि नदियाँ, पहाड़, रथ, बाण, धनुष सब अभिनेता अपनी देह से बना सकता है, आंगिक अभिनय से, सात्विक अभिनय से। इसको पणिक्कर ने समझा। तो वो कई बार आविष्ट कराते हैं अपने एक्टर को कि तुम इससे पजेस्ड हो गए, तुम पहाड़ जैसे बन गए हो। तो घटोत्कच जो है वो चट्टान उठा करके, पहाड़ उठा करके भीमसेन के ऊपर फेंकता है। तो घटोत्कच कोई पहाड़ सचमुच में नहीं है, कोई पत्थर नहीं उठा रहा है, लेकिन जो आंगिक और सात्विक अभिनय करेगा उसमें लगता है कि पहाड़ ही एक तरह से खड़ा हो गया है हमारे सामने। ये सात्विक अभिनय के द्वारा वो तो पर्वत को वहाँ साकार वो कर देते हैं। दूसरे कक्षाओं का बहुत क्रिएटिवली प्रयोग किया पणिक्कर ने। बड़ा लंबा खैर प्रसंग हो जाएगा। वो जो भरत मुनि ने कक्षा विभाग बताया है उस पर हमने बात की होगी जब नाट्यशास्त्र पर हमने कुछ बात की है। वो 12वें अध्याय में कक्षा विभाग बताते हैं कि कई इमेजिनरी जोन्स में स्टेज को बांटा जाएगा। तो और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो भाव बदल जाएगा, लोकेल बदल जाएगा,
कैसे जाएगा परिक्रमा करके, उसको कैसे दिखाएंगे एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना। तो इसको पकड़ करके और काफ़ी डेवलप किया है पणिक्कर ने कि वो जो स्वप्न दृश्य है उसमें 2 कक्षाएं बना देते हैं। एक सपने वाली कक्षा है, एक जोन है जिसमें कि ड्रीम सीन है, और एक जोन है जो ड्रीम सीन के बाहर है। दोनों को आमने सामने वो रख देते हैं। इस तरह के प्रयोग वो बहुत करते हैं। और पात्र जब आवेश में आ जाता है तो वो एक कक्षा में है, और उसको आवेश से बाहर निकलने के लिए वो पणिक्कर एक एज थिएटर डायरेक्टर उसको वो डायरेक्ट करते हैं कि उससे बाहर निकलने के लिए तुम ये दूसरी कक्षा में आओगे, तो तुम्हारे सात्विक अभिनय में आविष्ट होने की कक्षा है। सात्विक अभिनय में कई बार आदमी इतना पजेस्ड हो जाता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये इस समस्या को केवल पणिक्कर ने अपने थिएटर में लिया है। उन्होंने पूरा नाटक ही बहुत बढ़िया इस पर लिखा मलयालम में, कलिवेशम, जो बात का उनका नाटक है, और संस्कृत अनुवाद उन्होंने खुद उसका खेला भी हमारे यहाँ आकर के। तो ये जैसे हिडिंबा है वो तांत्रिक साधना कर रही है, ये दिखाया गया उसमें, और तांत्रिक कल्ट में वो इतनी पजेस्ड हो जाती है उसमें आवेश में है, तो कैसे उससे निकलेगी। अब उसके सामने एकदम से पति आ गया है तो उसको बहुत श्रृंगार और मनोहर भाव में आना है, तो वहाँ की जो कक्षा है उससे निकल करके फिर वो आएगी सर्कुलर मूवमेंट के साथ में, यह सब करते हुए। ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की जो टेक्निक्स हैं कक्षा विभाग में और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने की, उसके द्वारा पणिक्कर दिखाते हैं। और दूसरी जो समस्या है थिएटर में, जो बड़ी समस्या आती है, उसको बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं पणिक्कर, वो पजेस्ड हो जाने की समस्या है। जो रंगमंच करते हैं वो सभी लोग, उन लोगों को थोड़ा बहुत अभिनय, थोड़ा बहुत अनुभव होगा इस बात का। खासतौर से जो नोवाइसेज होते हैं, नौसिखिया लोग होते हैं, उनको एक्टिंग आती नहीं है, वो रिहर्सल में तो उनसे कुछ बनता नहीं है, लेकिन जब वो शो जब होना होता है, एक्चुअली जब नाटक होना होता है, तो जुनून एक तरह से उन पे सवार हो जाता है, क्योंकि दर्शक सामने वो करके दिखाना है, अपने आप को साबित करना है, तो पजेस्ड वो हो जाते हैं। पजेस्ड वो इस तरह से हो जाते हैं कि उसकी भूमिका में एक तरह से वो उसकी ग्रिप में आ जाते हैं, और बहुत आवेश में फिर वो करते चले जाते हैं। रियल लाइफ में भी होता है। हमने इंटरव्यू में देखा किसी कैंडिडेट को, उसको बहुत निराशा थी कि मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार, और बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो जब वो प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि वही मेरे सामने आ गए, मुझे छोड़ करके बाकी एक्सपर्ट जो कि रिजेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ओहो अहो भाग्य, आप लोग दिख गए यहाँ भी, एक एक फिर वो एकदम से उसमें चले गए। फिर तो जो उन्होंने बोलना शुरू किया तो लगा कि पजेस्ड हो गए हैं, सारे ही शास्त्र उनके भीतर से फिर निकल रहे हैं कि अब जो होना होगा होगा, मेरा क्या करोगे। तो उस दशा में नाटक कई बार करता है तो वो ट्रांस में चला जाता है, पजेस्ड हो जाता है। तो एक कलिवेशम नाटक इस पर है कि वो जो कली का अभिनय करता है वो बहुत बढ़िया एक्टर है, रियल वो अभिनेता बहुत अच्छा है, और जो नायक का नल का अभिनय करता है बढ़िया अभिनेता, उतना अच्छा अभिनेता नहीं है। और जो कैरेक्टर उन्होंने चुने हैं, जैसे मोहनलाल बड़े फिल्म के अच्छे अभिनेता हैं, वो कली का अभिनय उनसे कहा गया कि करेंगे, तो नाटक के भीतर बहस करता है वो एक्टर कि मैं ज़्यादा अच्छा एक्टर हूँ, मुझे कली का रोल क्यों दे रहे हैं, मुझे हीरो का रोल दो। तो उससे कहा जाता है कि तुमको कली का रोल इसीलिए दे रहे हैं कि तुम बड़े एक्टर हो, उसमें चुनौती है, कली का अभिनय करना आसान नहीं है, और ये तो हीरो है, ये अपना थोड़ा बहुत गाना बजाना, उसके साथ इसको प्रेम निवेदन करना है, कर लेगा। अब जो कली का उसको दिया जाता है वो कली से पजेस्ड होता है, उस तरह से वो अभिनय करता है, तो कलियुग उसके ऊपर कैसे सवार हो रहा है, इसको पणिक्कर दिखाते हैं। कलियुग से पजेस्ड होता है, तो अपने घर में जब लौटता है तो कलियुग उसके दिमाग पर वो एक तरह से कब्जा किए हुए है, इसको पणिक्कर दिखाते हैं। तो ये समस्या है कि रंगमंच जो कि मुक्त करने के लिए है, वो कहाँ बांध लेता है, अपने ग्रिप में इस तरह से ले लेता है, उससे कैसे बाहर आना, इस थीम को उन्होंने लिया, और अपने प्रयोगों में भी उस आवेश से कैसे बाहर आया जाए, इसको उन्होंने सात्विक अभिनय की जो टेक्निक भरत की है उसके द्वारा दिखाया। और ये तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और ये भी मैंने कह दिया है, विजुअल्स में बांट करके वे मूर्त करते हैं, भाव को कई बार वे मूर्त करते हैं। कोई एक वाक्य पकड़ लेते हैं जिसमें कि पात्र अपनी मनोदशा बता रहा है, और उससे फिर वो पूरा थिएटर खड़ा करते हैं। ये पणिक्कर की शैली है, और लोगों ने भी इसका कहीं कहीं प्रयोग किया है।
जैसे वासव दत्ता दुखी है विरह में, एक दासी के सामान्य स्त्री के वेश में वह रह रही है, उस राजकुमारी के साथ में जिसके साथ में उसके ही पति का विवाह होने जा रहा है, तो और उसको कोई पहचानता नहीं है कि ये तो बड़ी रानी है, वो सामान्य साधारण स्त्री के वेश में रह रही है। तो वह बहुत हताशा में कहती है कि चकवी जो है कितनी धन्य है जो कि अपने चकवे के वियोग में प्राण छोड़ देती है, और मैं अभागी अभी तक जिंदा हूँ, ऐसा वो कहती है। ये वाक्य संस्कृत वाला लिखा है। तो पणिक्कर जी इस वाक्य को विजुलाइज करते हैं, वो एक दूसरी कक्षा में पूरा सीन खड़ा कर देते हैं कि चक्रवाक और चकवा चकई का प्रेम का दृश्य है, और चकई वो जब बिछुड़ रहे हैं तो मरने लगती है चकई, इसका वो एक पूरे विजुअल्स खड़े करते हैं। तो ये बहुत सारे सांस्कृतिक बोध और आध्यात्मिक दर्शन, कल्चरल पूरी सेंसिबिलिटी संस्कृत नाटक करते हुए पणिक्कर लाए। संस्कृत नाटक ने उनको काफ़ी दिया। ये किस्मत की बात थी कि उनसे कह दिया गया कि संस्कृत नाटक आप क्यों नहीं करते, जब इतना बढ़िया मलयालम थिएटर आप ट्रेडिशनली कर रहे हैं। और वो इसमें आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मेरे ख्याल में करीब 35 साल इसको दिए। तो ये बड़ा काम हुआ, पणिक्कर जी उसके एक माध्यम बने। तो ये बहुत सारे नाटकों में उन्होंने जिस तरह से एक कल्चरल सेंसिबिलिटी खड़ी की है, वो यज्ञ की आग का रूपक खड़ा करते हैं। जो स्वप्न वासव दत्तम में वो रानी आग में जल जाती है, वो चूंकि एक अपने आप की बलि दे रही है अपने राज्य की रक्षा के लिए, तो उसको वो पूरे यज्ञ की वेदी की अग्नि बना देते हैं। ये बहुत सारे इस तरह के प्रयोग वो करते हैं। स्वप्न वासव दत्तम में घोषवती वीणा का जिक्र आता है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में भी आता है। तो पणिक्कर उस घोषवती वीणा को एक कैरेक्टर के रूप में खड़ा कर देते हैं, मूल नाटक में नहीं है। और ये निर्जीव चीज़ों को सजीव बना देना, सजीव चीज़ों को निर्जीव बना देना, ये तो भरत मुनि ने भी कहा है। सजीव अभिनय, संजीव की जो टेक्निक्स है वो उन्होंने बताई हैं अपने 21वें अध्याय में। तो ये बहुत सारा कुछ ऐसा प्रयोग भी वो करते हैं। ये जो अमेरिका में वो ले गए थे उरुभंगम, उसमें किसी लड़की से, लेडी से उन्होंने दुर्योधन का अभिनय कराया था और उसको समझाया उन्होंने खूब, और उसको उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो थाईज है वो शेटर्ड हो गई, दुर्योधन की जांघें तोड़ दी गई, तुमको ज़मीन पर रेंगना है। लेकिन ज़मीन पर रेंगेंगे तो दर्शक कैसे देखेंगे, तो तुमको अभिनय करना है कि ज़मीन पर खड़े होकर के तुम धरती पर रेंग रही हो, ऐसा दिखाना होगा। और ये तो बड़ा असंभव जैसा कार्य है कि वो दोनों पैरों से खड़ा चल रहा है एक्टर, लेकिन लगे दर्शकों को कि ये धरती पर रेंग रहा है। ये पणिक्कर जी करा सकते थे ये सात्विक अभिनय के द्वारा। तो पूरा वो दृश्य का विजुअलाइजेशन अपनी कल्पना से अलग तरह से तैयार करते हैं। तो ये मूर्तिकरण की बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने, इस प्रति दृश्य खड़े किए। कर्णभारम में परशुराम के शाप का दृश्य उन्होंने खड़ा किया जो मूल नाटक में विजुअलाइज नहीं है, और कुंती कर्ण से मिलने आती है दृश्य उन्होंने खड़ा किया। तो अलग अलग कक्षाओं में उन्होंने पैरेलल सीन्स खड़े कर दिए, और कर्ण की जो मनोदशा है उसको बहुत बढ़िया उन्होंने डिपिक्ट किया। पास के कुछ संवादों में है, लेकिन पणिक्कर उसको विजुअलाइज करते हैं। ये हम कह ही चुके हैं, आवेश वगैरह की बातें ये हो गई। हाँ, खास बात यह है कि दो तरह का आवेश वो चित्रित करते हैं। एक तो जो मूल कैरेक्टर है वो अपने आप में आविष्ट हो गया है, जैसे कर्ण जो है वो अपने कवच और कुंडल दे रहा है, तो मरने के पहले अब मुझे क्या करना, अगर जाता है तो चला जाए। तो ऐसा आवेश उसके भीतर है कि वो काट रहा है, क्योंकि कवच कुंडल तो उसके शरीर के अंग थे, जैसे अपनी देह को काटता है, तो तलवार से काट रहा है और उसको कोई पीड़ा उसकी नहीं हो रही है, वो ऐसी ट्रांस में चला गया है। वो आवेश एक है। तो वो तो कैरेक्टर का आवेश है। और उसको जो एक्टर अभिनय करेगा उसको भी वो आवेश दिखाना होगा। कुछ सामान्य अभिनेता हो, उसको कहो कि तुम अपनी तलवार से अपनी छाती में से एक हिस्सा काट के दे रहे हो, तो वो सी हाय हाय कुछ करने लगेगा। लेकिन पणिक्कर कहते हैं कि इतने शांत दृश्य का ये नाटक है कि कर्ण चूंकि उसको दान कर ही देना है और इतना महावीर है, तो उसको जैसे वो दूसरे लोक में है, दान करते समय उसको कुछ लग ही नहीं रहा है, तो अपनी ही देह वो काट रहा है धीरे धीरे और उतार करके दे रहा है, शांतिपूर्वक दे देता है। इसका विजुअलाइजेशन एक्टर से भी करवाते हैं, वो इंटरप्रेट कैरेक्टर को उसी तरह से करते हैं। तो ये द्विविध आवेश की उनकी व्याख्या और मुखौटों का उपयोग कई जगह खूब अच्छा उन्होंने किया है। स्वर्णमृग का मुखौटा है, मैंने कह दिया है।
और ये भी मैंने कह दिया है, आवेश से बाहर आना। भारतीय अध्यात्म मूल्यबोध जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति किस प्रकार से पणिक्कर करते हैं। बहुत सारे मोटिव्स उन्होंने निकाले, जैसे मालविकाग्निमित्रम में अशोक का पेड़ है, अशोक के पेड़ में फूल आ जाएंगे अगर मालविका के कदम की ठोकर उसको लगने से। ये टोटका माना जाता था कि कोई सुंदरी अगर उसमें पैर की ठोकर मारेगी पेड़ में अशोक का तो फूल उठेगा। तो ये मालविका को रानी ने वचन दिया कि मैं तेरी मनोकामना पूरी कर दूंगी अगर तू अशोक की जड़ में अपना पायजेब नूपुर पहन करके ठोकर लगाएगी, ये फूल उठेगा अगर 2-1 दिन में। तो अशोक का पेड़ फूल उठता है। तो अब ये नाटक में कहीं दिखाया नहीं गया कि सचमुच में उसको दृश्य दिखाया गया हो, उसको रिपोर्ट किया जाता है अशोक में तो फूल आ गए, अब मनोकामना पूरी हो गई है, सब दासी बताती है। पणिक्कर ने इसको खड़ा कर दिया, कई एक्टर्स का समूह बना करके अशोक का पेड़ वो मुरझाया हुआ है, उसमें मालविका आ रही है, नृत्य कर रही है उसकी छाया में, धीरे धीरे वो खिल रहा है, उसको खिलता हुआ उन्होंने बताया। पूरे नाटक उन्होंने इंटरप्रेट किया कि ये प्रजा का प्रतीक है, प्रजा दुखी है तो अशोक का पेड़ मुरझाया हुआ है। मालविका उस प्रजा को रिप्रेजेंट करती है, वो दासी बन करके रह रही है, हालांकि राजकुमारी है। तो अशोक का पेड़ खिलना, अशोक के पेड़ का खिलना, प्रजा का खुश होना और मालविका की मनोकामना पूरी होना, प्रजाओं के मनोरथ पूरा होना, इस सब को विजुअलाइज उन्होंने अशोक के पेड़ के माध्यम से कुछ इस तरह से किया। और ये मैंने कह दिया है मध्यम। अब कमलेश दत्त त्रिपाठी पर आते हैं हम और कोशिश करते हैं कि मुख्य मुख्य बातें इनकी हम कह दें। कमलेश दत्त त्रिपाठी, एक प्रश्न है, क्या मैं पूछूं अभी? पूछ लीजिए गुरुजी। ये थोड़ा सा एकदम कनेक्टेड नहीं है, भास के नाटकों पर एक प्रश्न है कि इनके नाटक को टी गणपति शास्त्री ने 1909 में या कितने में मिले थे उनको, तो उन्होंने ताम्रपत्र एक लकड़ी के डब्बे में ताम्रपत्र पे उनकी पांडुलिपियां मिली थी, हाँ ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, तो लेकिन ये भी लिखा हुआ है कहीं मैंने पढ़ा कि वो मलयालम स्क्रिप्ट में थे। हाँ। और किसी पर किसी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही थी किसी थिएटर के ही गुरुजी से, तो कहने लगे कि मलयालम स्क्रिप्ट में कैसे हो सकता है, मलयालम भाषा तो 700-800 साल ही पुरानी है, क्योंकि वो संस्कृत और तमिल के मिक्सचर से बनी है, तो वो ऐसा तो नहीं संभव। सर इस पे कुछ थोड़ा सा, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, मैं चुप रह गया उनकी बात सुनकर। तो इस पे वो जो उनको पांडुलिपियां मिली हैं वो भी तो 700-800 साल पुरानी हैं, इससे ज्यादा नहीं, कोई 2000 साल पुरानी थोड़ी मिल गई हैं। जितनी भी पांडुलिपियां मिलती हैं अधिकांश में वो कोई ज्यादा से ज्यादा 1000 साल 1200 साल पुरानी है। बहुत दुर्लभ पांडुलिपियां 2000 साल पुरानी मिली हो तो फ्रेगमेंट्स हैं, इतनी पांडुलिपि बच नहीं पाती हजारों साल, उसकी नकल की जाती रही है। जैसे 2000 साल पहले भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र था उसकी कॉपी करते रहे लोग, सदियों तक उसकी नकल तैयार करके पांडुलिपियां बनाते रहे, वो सर्कुलेट होती रही। तो जो पांडुलिपियां मिली हैं वो, और जिस रीजन में नाटक हो रहा है उस रीजन की जो स्क्रिप्ट है उसमें तैयार करेंगे। चाक्यार लोग तो देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं, जिसमें संस्कृत में जो लिपि है, तो हम तो अंग्रेजी में जो रोमन लिपि है उसमें भी संस्कृत लिखते ही हैं, हम डायक्रिटिक मार्क लगा करके संस्कृत के श्लोक रोमन में लिखते हैं। तो लिपि तो कोई भी हो सकती है, जो जिस लिपि में जो पढ़ सकता है। अभी बहुत सारी किताबें संस्कृत की रोमन में इसलिए छापी जाती हैं कि विदेशी लोग पढ़ सकेंगे, अंग्रेजी में ABCD में उसको लिख देंगे, भाषा संस्कृत ही रहेगी। तो वो अपनी समझने के लिए चाक्यार लोग उसको मलयालम लिपि में लिख रहे हैं। तो मलयालम भाषा यदि 800 साल पुरानी है तो वो जो थिएटर है उनका कुडियाट्टम, उसकी ट्रेडिशन भी लगभग इतनी पुरानी है, और वो संस्कृत में उनको देवनागरी में अगर मिली होगी, पंडित लोग मान लीजिए यहाँ से गए, माइग्रेट हुए, केरल में गए, ये तो ट्रेडिशन मिलती है कि जो ये चाक्यार लोग हैं बेसिकली नॉर्थ के ब्राह्मण थे। वो जो नायर ब्राह्मण हैं केरल के वो भी नॉर्थ से माइग्रेट हुए। तो ब्राह्मण जाति तो वहाँ बेसिकली वहाँ के ट्राइब्स में नहीं थी, यहाँ के ब्राह्मण जो गए और उन्होंने थिएटर शुरू किया, क्योंकि थिएटर तो हिमालय के आसपास भरत मुनि का था। ये लोग जब माइग्रेट हुए साउथ में, जो नाट्यशास्त्र खुद बताता है, जो शाप का वृत्तांत है अंतिम अध्याय में, कि वो लोग हिमालय से फिर उनको शाप मिला तो हिमालय से चल के वो दक्षिण की तरफ चलते गए। तो वहाँ जाकर के इन्होंने रंगमंच बनाया, तो वहाँ की लिपि में फिर अपने साथ जो पांडुलिपियाँ वो ले गए थे उनको समझाने के लिए उन्होंने वहाँ की स्क्रिप्ट में तैयार किया, फिर उसकी कॉपी की जाती रही।
तो वो मलयालम में ही मिली हैं और मलयालम से पढ़ करके फिर उन्होंने देवनागरी में उनको छाप दिया टी गणपति शास्त्री ने। ये टी गणपति शास्त्री को क्रेडिट जाता है। तो उचित नहीं, ये सोचना उचित नहीं है कि वो भास की जो ओरिजिनल है लिखी हुई वो मिली है, ऐसा तो नहीं है। किसी भी संस्कृत के किसी भी आथर की हाथ की लिखी हुई पुराने आथर की कहीं मिली नहीं है। उसको ना हम जानते हैं ना देखा है, वो तो नाम है हमारे लिए। उस कालिदास ने जब लिखे होंगे अपने हाथ से नाटक, वो कैसे बचेंगे भाई? भोजपत्र इतना फ्रेजाइल होता है। नॉर्थ में तो भोजपत्र पर लिखते थे और साउथ में ताड़पत्र पर लिखते थे। ताड़पत्र थोड़ा ड्यूरेबल होता है, तो जो हम कागज इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है भोजपत्र, तो बहुत जल्दी नष्ट होता है। उसको हालांकि प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की जाती थी, उसकी टेक्निक सब होती थी कैसे उसको कपड़े में बांध के रखेंगे। तो उसके लिए तो टेक्निक यही थी, तरीका यही था कि राजा लोग कॉपीस्ट को नौकरी देते थे, लेखक उसको कहते थे, जो नकल नवीस है। और जो भी उनके यहाँ ऐसी अच्छी अच्छी पांडुलिपियाँ हैं उसकी वो नकल तैयार कराते रहते थे। और वो नकलें जो है वो सारे देश में जो कॉपी तैयार की गई वो भेजी जाती रहती थी। इस तरह से किताबें सर्कुलेट होती थी जब तक कि प्रिंटिंग की टेक्निक नहीं आ गई 17वीं शताब्दी में। तब तक तो हस्तलिखित पोथियाँ ही सर्कुलेट होती थी, लेकिन वो कॉपी की हुई हैं, इसीलिए उसमें पाठांतर बहुत आते हैं। और चाक्यारों ने अपने हाथ से कॉपी की है, उन्होंने स्टेज स्क्रिप्ट भी तैयार की है, भास जितना लिख गए थे उसमें से उन्होंने एडिट भी किया है। ये तो सब फैक्ट्स हैं, क्योंकि भास के फिर उदाहरण मिलते हैं पुराने ग्रंथों में। कुछ श्लोक भास के मिलते हैं, यमुक नाटक का श्लोक है वो चाक्यारों ने जो कॉपी बनाई है उसमें है ही नहीं, तो उन्होंने कुछ पोर्शंस छोड़ दिए हैं अपने स्टेज पर्पज से, उन्होंने सारा नहीं लिया है। इसलिए नाटक तो भास के ही हैं, लेकिन वो एडिटेड टेक्स्ट हैं और अपनी लिपि में कॉपी किए हुए हैं।